नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया में इन दिनों हालात ठीक नहीं है। कहीं जंग के हालात हैं, कहीं तनाव है, कहीं एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी है, कहीं एक दूसरे के खिलाफ साजिश है, कहीं किसी देश के अंदर के हालात ठीक नहीं है और कहीं कोई देश पूरी दुनिया को धमकाता नजर आ रहा है। और ऐसे में वर्ल्ड नाउ में हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ही जरूरी खबरें जिसका असर पूरी दुनिया पर होता है। वर्ल्ड नाउ में जिन खबरों पर आज हम बात करने वाले हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। इस्लामिक क्रांति की 47वीं वर्षगांठ इसी बीच पूरे ईरान में मनाई जा रही है और सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मोज्तबा खामनेई अचानक चर्चा के केंद्र में आ गए। कहा जा रहा है कि खामनेई की कमान अब मोज्तबा खामनेई संभालेंगे। कौन है मोज्तबा खामनेई जिन्होंने इजराइल अमेरिका से बदले की बात कही है? खबर यह भी है कि खामेनेई किसी भी सैन्य मीटिंग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन वहां मोज्तबा जरूर रहते हैं। तो क्या खामेनेई का बदला अब पीटा लेंगे? संकेत साफ है, ईरान चेतावनी नहीं दे रहा, बड़ी तैयारी कर रहा है। अमेरिका के लिए महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि किसी बड़े एक्शन की आहट मानी जा रही है, क्योंकि ये मोज्तबा का सीक्रेट और खतरनाक प्लान है जो डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर पानी फेर सकता है। और क्या मोज्तबा के आने के बाद यूएस को इस इलाके से यू टर्न लेना होगा? वर्ल्ड नाउ में अमेरिका ईरान टेंशन के बीच मोज्तबा की एंट्री की खबर की हर परत, हर संकेत और हर खबर का पूरा विश्लेषण करेंगे। इसके बाद वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। इसी तनाव से जुड़ी हुई डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बहुत बड़ी मुलाकात होने वाली है, जिसे युद्ध का काउंटडाउन माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञ ये भी मान रहे हैं कि पिछली बार भी जब नेतन्याहू व्हाइट हाउस गए थे और वहां से वापस लौटे थे तो ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की जंग की शुरुआत हुई थी। और इस बार जब इजराइल के पीएम नेतन्याहू वॉशिंगटन में मौजूद हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, तो ईरान इजराइल में धड़कनें तेज हैं, सांसें थमी हुई हैं। कहा जा रहा है कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में मुलाकात के दरमियान ईरान से निपटने को लेकर, ईरान के हमले का मुकाबला करने को लेकर और ईरान से बातचीत को लेकर यह मीटिंग हो सकती है। और यह मुलाकात ऐसे दो नेताओं की है जिनके फैसले, जिनकी मुलाकात सरहदें हिला देती हैं, जिनके इशारे एजेंडा तय करते हैं। यानी तेहरान के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन फिलहाल तेहरान इजराइल और यूएस के लिए खतरा बना हुआ है, यह भी नेतन्याहू अच्छी तरीके से जानते हैं। तो क्या नेतन्याहू की इस मीटिंग के बाद, नेतन्याहू के वापस लौटने के बाद यहां बातचीत की भाषा मिसाइलों की भाषा में बदलने वाली है? डिटेल आपके सामने रखेंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में खुलासा होगा नेतन्याहू की इस यात्रा के पीछे की असली वजह, वो राज जिसने ईरान की नींद उड़ा दी है। वर्ल्ड नाउ में आगे बात करेंगे ईरान की। दुनिया के पावर सेंटर्स में आज हलचल तेज है। ईरान को लेकर टकराव सबसे संवेदनशील मोड़ पर है। समझौता नहीं, तुरंत हमला करो। अमेरिका से यह अपील की गई है सीधे ईरान की जमीन से। जी हां, ईरान के अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। ईरान के एक युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर ईरान पर तुरंत हमला करने की डिमांड की अमेरिका से। लेकिन ये वीडियो जब तक अमेरिका पहुंच पाता, डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच पाता, तब तक इस शख्स ने आत्महत्या कर ली। उसने अपने वीडियो में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से क्या अपील की थी, ईरान की मौजूदा धार्मिक सरकार के बारे में क्या कहा था, ईरान के अंदरूनी हालात के बारे में क्या कहा था, ये सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन इस मामले में एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर भी बात करना बहुत जरूरी है। वो ये कि आखिर ईरान की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या खुद ईरान, या इस हालत के लिए असली कल्प्रिट, असली जिम्मेदार अमेरिका है? क्यों अमेरिका को कोई क्वेश्चन नहीं करता ईरान के सिचुएशन के लिए, ईरान के इस हालत के लिए? इस पर भी डिटेल से आपको खबर दिखाएंगे। वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे यूक्रेन की। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कहां हैं? उनके लापता होने की खबर बताई जा रही है। युद्ध जारी है, मिसाइलें गिर रही हैं, लेकिन जमीन पर ज़ेलेंस्की नहीं दिखाई दे रहे। बयान आ रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की गायब है। तो क्या पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है? और इसी बीच रूस से तीखी धमकियां, बयान और भाषा लगातार यूक्रेन पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
और इन सब के बीच एक नाम बार बार जो सामने आ रहा है वो पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का है। क्या जेलेंस्की की गैर मौजूदगी के पीछे मेदवेदेव का कोई बड़ा प्रेशर गेम है? क्या यह इंफॉर्मेशन वॉर का अगला अध्याय है, जहां दिखना भी एक हथियार है और गायब रहना भी एक हथियार है? वर्ल्ड नाउ में बयानों की सियासत, रणनीति की परतें और उस सवाल का जवाब जो पूरी दुनिया पूछ रही है, आखिर जेलेंस्की कहां लापता हो गए और क्यों लापता हो गए? इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को डिटेल में। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात, ईरान और अमेरिका के बीच तनाव में एक ऐसी एंट्री की जिसने इजराइल और अमेरिका के होश वाख्ता कर दिए हैं। एक तरफ नेतन्याहू की अमेरिका में एंट्री हो रही है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के पास दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात कर दिया है। ईरान की चारों तरफ घेरेबंदी कर दी है। सीधे शब्दों में कहें तो खतरनाक संकेत दे दिए गए हैं। पहले से यूएसएस इब्राहिम लिंकन को पोजीशन कर दिया गया है। स्ट्राइक ग्रुप कैरियर भी इस इलाके में मौजूद है, जिसमें फाइटर जेट हैं, टॉमहॉक मिसाइलें हैं, युद्धपोत शामिल हैं। यह तैनाती पिछले साल हुए 12 दिन के युद्ध के जैसी सैन्य तैयारी से कई गुना ज्यादा है। लेकिन इस तैयारी के बीच तेहरान से एक ऐसी खबर आ रही है जो अमेरिका और इजराइल के लिए ठीक नहीं है, इनके होश उड़ा सकती है। तेहरान अमेरिका के जंग में एंट्री होने जा रही है खामेनेई के बेटे की। कहते हैं खामेनेई के बेटे की काबिलियत का लोहा पूरा ईरान मानता है। खबर है कि खामेनेई के बेटे ने कसम खाई है कि वो अमेरिका और इजराइल से ईरान के मौजूदा हालात का बदला लेकर आएगा, यानी सबका बदला लेगा खामेनेई का बेटा। तो क्या खामेनेई के बेटे के जंग में उतरने से जंग का रुख बदल सकता है? बताएंगे आपको खामेनेई के बेटे, उसकी ताकत के बारे में। तो चलिए जानते हैं इस खबर को डिटेल से। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू वॉशिंगटन में हैं। वहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होगी, जिसमें ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी, ईरान के समर्थित गुटों को मिलने वाले समर्थन को रोकने जैसे अहम मुद्दों पर बात होगी। लेकिन तेहरान में एक और मामला गर्म है। ईरान का कहना है कि वो केवल अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करेगा और यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि ईरान की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर अमेरिका अपने सारे प्रतिबंध हटा ले तो वो यूरेनियम कार्यक्रम पर बात कर सकता है। तो क्या यह केवल कूटनीति चाल है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? क्योंकि इस पूरी कहानी में एक और किरदार की एंट्री हो रही है जो अब तक बहुत कम सुना गया है। उस किरदार के बारे में जो बहुत कम जाना गया है, उस किरदार के बारे में जिसके बारे में दुनिया बहुत कम जानती है। कौन है वो शख्स? यहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हैं खामेनेई के बेटे। लेकिन खामेनेई के बेटे की एंट्री कब हो रही है, पहले ये जानिए, फिर बताएंगे आपको खामेनेई के बेटे के बारे में। कहते हैं खामेनेई के बेटे की ताकत ईरान में बहुत ज्यादा है। और एंट्री कब कराई जा रही है? एंट्री तब कराई जा रही है जब ईरान इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह मना रहा है। और ऐसे समय में खामेनेई के बेटे मुज्तबा की चर्चा है। जूनियर खामेनेई के इशारे पर अब सारे एक्शन होंगे, ड्रिल्स होंगे, मूवमेंट होगी, स्ट्रेटेजिक अलर्ट होगा। मुज्तबा का सीक्रेट गेम प्लान भी रेडी बताया जा रहा है। रेडी टू फाइट के मोड में मुज्तबा की एंट्री हो रही है। वहीं मुज्तबा के इशारे पर आईआरजीसी ने युद्ध की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। अमेरिका इजराइल रणनीति पर सीधा असर देखा जा सकता है। आईआरजीसी को हाई अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। वेस्ट की नजर अब पूरे तेहरान पर है या पूरे ईरान पर है। जानकार बताते हैं कि खामेनेई का बेटा खुद बदले की तलवार उठाने की तैयारी में, क्योंकि वो अपने देश की स्थिति से खुश नहीं है और वो मानता है कि ईरान के इस बदहाली का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इसलिए मुज्तबा ईरान के विरोधियों को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ईरान की सत्ता के भीतर भी अब नए समीकरण बन रहे हैं, नया सिस्टम बनाया जा रहा है और अब ईरान में पावर का असली कंट्रोल खामेनेई के काबिल बेटे के हाथ में दे दी गई है। वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बताया था कि खामेनेई सैन्य मीटिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। खबर है कि खामेनेई की जगह जूनियर खामेनेई इन मीटिंग्स को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए खामेनेई के बेटे को ईरान का शैडो रूलर भी कहा जाता है। अब
आपको रूबरू कराते हैं मुस्तफा खामेनेई से। आयतुल्लाह अली खामेनेई के दूसरे बेटे हैं। 8 सितंबर 1969 को मशहद, ईरान में जन्म हुआ। आज की तारीख में ईरानी सत्ता में और IRGC में, जिसे खास तौर पर खामेनेई की सेना कहा जाता है, उसमें इनका कद बहुत ऊंचा है और इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। ये पूरी सत्ता का रिमोट अपने हाथ में रखते हैं। धार्मिक संस्थाओं पर फुल कंट्रोल है, IRGC पर फुल कंट्रोल है और राजनीतिक नेटवर्क पर भी फुल कंट्रोल है। 2009 विरोध प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति में विश्वास रखते हैं। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस कौन दिखा रहा है आजकल? गेस कीजिए। मैक्सिमम रेजिस्टेंस आज की तारीख में अगर कोई दिखा रहा है तो वो ईरान दिखा रहा है। इतनी जबरदस्त सैन्य घेरेबंदी के बावजूद ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस शो कर रहा है और वो अभी तक अपने मुद्दे पर, बात पर और शर्तों पर डटा हुआ है। कहते हैं इस रणनीति के पीछे मुस्तफा ही हैं, जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे हालात को कंट्रोल कर रहे हैं। खामनेई का दूसरा बेटा मुस्तफा खामनेई अपने भरोसेमंद लोगों के जरिए बोलता है, लेकिन दुनिया के सामने खुलकर यह बहुत कम आता है। ईरान के सुप्रीम लीडर के बेटे ने ही ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति के जवाब में मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली रणनीति अपनाई है, क्योंकि 2026 के हालात बहुत बदल चुके हैं। 2026 की बदलती राजनीतिक तिकड़म में मुस्तफा खामनेई अब सिर्फ सुप्रीम लीडर के बेटे नहीं हैं, वो एक ईरान के कद्दावर लीडर हैं और उनकी हर एक चाल अमेरिका के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। कहते हैं जो डिप्लॉयमेंट है, जो तैयारी है, जिस तरह से जवाब अमेरिका को अभी तक दिया गया है और अमेरिका जिस तरह से वेट एंड वॉच कर रहा है और एक्शन नहीं ले पा रहा है, उसके पीछे भी मुस्तफा का ही दिमाग है। हालांकि यह बात भी इतनी ही सच है कि सरकारी तौर पर ईरान के अंदर मुस्तफा के नाम पर कोई पद नहीं है, कोई राजनीतिक पद भी नहीं है, कोई सैन्य पद नहीं है, लेकिन IRGC का पूरा तंत्र उनके हाथ में है। IRGC मतलब ईरान की सबसे शक्तिशाली सेना। फुल स्क्रीन देखिए आप IRGC के परेड की, आपको वीडियो दिखाते हैं। और अब इस IRGC को कंट्रोल करते हैं मुस्तफा। ईरान की इस सबसे शक्तिशाली IRGC की कमान अब मुस्तफा के हाथ में है। IRGC में शामिल सैनिकों की संख्या लगभग 2 लाख है, 1,90,000 से ऊपर, और वो मुस्तफा के एक आदेश पर कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अब सब मुस्तफा की छाया में है। माना जाता है कि अगर मुस्तफा कहेंगे तो कोई भी मिशन, कोई भी कदम बिना रोक टोक के IRGC उठा लेगा। किसी भी मुल्क पर अटैक कर देगा, किसी भी दुश्मन पर हमला कर देगा, किसी भी देश में ये सेना लेकर घुस सकते हैं। बस मुस्तफा का एक आदेश चाहिए। मई 2024 की एक बात मैं आपको बताता हूं। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की रहस्यमयी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के बाद ईरान की सत्ता की गलियों में हलचल बहुत तेज हो गई। इस उथल पुथल के बीच सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई का नाम उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे आगे उभरकर सामने आया था। ईरान भले ही सार्वजनिक तौर पर वंशवाद को खारिज करता रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि सत्ता का खेल बंद कमरों में खेला जाता है और मुस्तफा खामनेई पिछले कई सालों से बिना किसी औपचारिक पद के अपने पिता के लिए एक सहारा, एक छाया, एक ताकत और एक शक्ति के तौर पर जुड़े रहे हैं और सत्ता के केंद्र में बहुत सक्रिय रहे हैं। रक्षा जानकार यह भी बताते हैं
कि खामेनेई के हर फैसले के पीछे मुस्तबा की मंजूरी बहुत जरूरी होती है। सुरक्षा तंत्र से लेकर धार्मिक प्रतिष्ठान तक, खामेनेई की रैली से लेकर खामेनेई के संबोधन तक, मुस्तबा की नजर हर जगह रहती है। इसलिए आज की तारीख में ईरान में मुस्तबा की पकड़ बहुत मजबूत है। हालांकि ईरान में नेपोटिज्म का विरोध होता है, इसलिए कभी मुस्तबा खुलकर सामने नहीं आए। लेकिन आज की तारीख में मुस्तबा के ऊपर ईरान के लोग ही भरोसा जता रहे हैं। यानी कि धीरे धीरे कुर्सी के पीछे रहकर भी, शैडो में रहकर भी मुस्तबा ईरान के लोगों के लीडर बन चुके हैं और खामेनेई के सक्सेसर बन चुके हैं। 2005 और 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनाव में मुस्तबा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कहा जाता है कि महमूद अहमदीनेजाद को सत्ता से पहुंचाने में, सत्ता तक लाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। 2009 के विवादित चुनाव के बाद हुए विरोध प्रदर्शन को दबाने में भी मुस्तबा का नाम ही सबसे आगे आता है। मुस्तबा केवल एक राजनेता नहीं है, बल्कि वो एक उच्च शिक्षित धर्मगुरु यानी कि मुज्तहिद भी हैं और कुम के धार्मिक मदरसे में पढ़ाते हैं, यानी वो एक टीचर है। इसके साथ ही 1980 के दशक में हुए ईरान इराक युद्ध के दौरान उन्होंने अग्रिम मोर्चे पर एक सैनिक के तौर पर भी काम किया है, युद्ध लड़ा है, यानी कि उनको जंग का अनुभव भी है। इसलिए आज जब ईरान एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, इजराइल और अमेरिका के बीच घिरा हुआ है, तो खामेनेई अपने बेटे मुस्तबा पर ही विश्वास कर रहे हैं। पब्लिक डोमेन में भी मुस्तबा के बारे में बहुत जानकारी नहीं है, बहुत वीडियोस, बहुत फोटोज नहीं है, बहुत उनके वक्तव्य नहीं है। वो बहुत कम दिखना पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं उनकी रणनीति बहुत धारदार होती है और इसी रणनीति की वजह से अमेरिका और इजराइल अभी भी बैकफुट पर हैं 2 महीने की तैयारी के बावजूद। जबकि अमेरिका को किसी देश को हमला करने में या इन्वेड करने में 24 घंटे का वक्त नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उनके वेपन्स बहुत हाई ग्रेड के हैं और बहुत ज्यादा एडवांस है, और साथ में मिडिल ईस्ट में इजराइल का साथ। लेकिन मुस्तबा की रणनीति के आगे माना जा रहा है कि अमेरिका की चाल धरी की धरी रह गई है। मुस्तबा बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, बहुत कम मीडिया से बातचीत करते हैं। उनकी यही रहस्यमयी कार्यशैली उन्हें और ज्यादा खतरनाक बनाती है और ईरान के बाकी नेताओं से अलग करती है और प्रभावशाली भी बनाती है। अमेरिका ईरान के मौजूदा संघर्ष में मुस्तबा खामेनेई ने ट्रंप के खिलाफ एक बेहद आक्रामक और रणनीतिक मोर्चा खोल दिया है। 2026 की ताजा घटनाओं के अनुसार मुस्तबा को अब न केवल पर्दे के पीछे का खिलाड़ी, बल्कि सीधे तौर पर ट्रंप को चुनौती देने वाले नेता के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए पेंटागन, अमेरिका अभी ये एक्सेस करने की कोशिश में लगा हुआ है कि हम खामेनेई को, सुप्रीम लीडर को पहले पकड़ें या फिर मुस्तबा पर पहले नकेल कसें, क्योंकि मुस्तबा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी पेंटागन को भी नहीं है, मोसाद को भी नहीं है, इजराइल को भी नहीं है। मुस्तबा IRGC कमांडर्स और सुरक्षा तंत्र के जरिए अपनी बात कहते हैं और लगातार उनके साथ इन दिनों बैठक भी कर रहे हैं, इसलिए खामेनेई इन बैठकों में नहीं आते हैं। और सीधे तौर पर खामेनेई ने कभी भी कोई बयान नहीं दिया, मुस्तबा खामेनेई ने कोई बयान नहीं दिया, यानी कि जूनियर खामेनेई ने कोई बयान नहीं दिया। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, या यूं कहें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, VIP है, जिनका नाम है अब्बास अरागची। अब्बास अरागची के जितने भी बयान आपने सुने हैं, जिसमें उन्होंने अमेरिका को और इजराइल को चेतावनी दी है, कहते हैं ये स्ट्रेटेजी भी मुस्तबा ही बनाते हैं और उनके बयान को अब्बास अरागची सामने रखते हैं। अब मुस्तबा अमेरिका के खिलाफ कैसे रणनीति बना रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि अब्बास अरागची की सिर्फ जबान है, शब्द मुस्तबा के हैं। अमेरिका से जंग के लिए तैयार है ईरान, ये ईरान कह रहा है, लेकिन इसके पीछे का जो दिमाग है वो मुस्तबा का है, जिन्हें शैडो कमांडर भी आप कह सकते हैं। एक गुप्त गेम प्लान है। मुस्तबा खामेनेई के इशारे पर IRGC की युद्ध तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। ड्रोन, मिसाइल और साइबर तीनों मोर्चों पर अमेरिका की चुनौती को कैसे टैकल किया जाए, इसकी रणनीति बन चुकी है। इराक, सीरिया, यमन में अमेरिकी बेस पर कैसे प्रेशर बढ़ाया जाए, इसकी प्लानिंग भी हो चुकी है। तेहरान से ऑपरेशन US को खर्चीली जंग मिलेगी, यह भी कहा जा रहा है। ईरानी मिलिशियाओं को नया आदेश दे दिया गया है कि रिस्पॉन्सिव फायर बढ़ाओ। हिजबुल्लाह को सीधा तालमेल, मुश्तबा का पश्चिम एशिया नेटवर्क भी सक्रिय हो गया है।
यानी ईरान की रणनीति कोई बिजली गिराने वाली रणनीति नहीं है, एकल हमला करने वाली भी रणनीति नहीं है। यह गोरिल्ला वॉरफेयर की रणनीति है जिसे कंप्लीट तरीके से मुस्तफा ही डिजाइन कर रहे हैं। हालांकि एक बात क्लियर है, इस रणनीति में जंग लंबी होगी, बहुत थकाऊ होगी और एक गोरिल्ला वॉरफेयर होगी, यानी कि छिपो, हमला करो और फिर वहां से हट जाओ। रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है, मुस्तफा ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो पहले झटके में खत्म नहीं होगा। हो सकता है कि पहले यूएस हमला कर दे, इजराइल हमला कर दे, लेकिन जवाब देने के लिए ईरान लगातार हमला करता रहेगा और इस प्लान को कुछ इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। तो सबसे पहले जो कोशिश है वो ये रहेगी कि अदृश्य ताकत में जो साइलोज बने हुए हैं, जिसे अदृश्य ताकत क्यों कहते हैं, क्योंकि ईरान के टेरेन को अगर आप समझेंगे, हो सकता है आप में से बहुत लोग ईरान भी गए हो, तो बहुत पठारी टेरेन है, मतलब कहीं पहाड़ कहीं मैदान, कहीं पहाड़ कहीं मैदान, जैसे कि अफगानिस्तान के आप कुछ एरियाज को देखते हैं। तो वहां पर अफगानिस्तान को अमेरिका क्यों नहीं हरा पाया? इसी वजह से, गुरिल्ला वॉरफेयर की वजह से। तालिबान को उनके टेरेन के बारे में, उनके इलाके के बारे में पूरी तरीके से पता था, इसलिए 20 साल की जंग के बाद भी अमेरिका हार कर अफगानिस्तान से भागा। और यही दिक्कत ईरान में भी है। ईरान में ये जो पहाड़ी इलाके हैं, कहते हैं इन पहाड़ों के नीचे बहुत गहरा अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हजारों की संख्या में मिसाइल बनाए गए हैं, मिसाइल रखे गए हैं, मिसाइल साइलोज बनाए गए हैं, जो कि रिडंडेंट कमांड और कंट्रोल नेटवर्क से चलते हैं। इन पर हमला भी हो जाए, लेकिन अमेरिका को यह पता नहीं चल पाएगा, इजराइल को यह पता नहीं चल पाएगा कि ये एक्चुअल में कहां बने हुए हैं, क्योंकि ये सब आईआरजीसी की निगरानी में, और आईआरजीसी कभी सुप्रीम लीडर से दगाबाजी नहीं करेगा। कई लोग ये सवाल पूछते हैं मुझसे कि वेनेजुएला पर 2 मिनट में हमला हो गया, क्या ईरान में नहीं कर सकते? वेनेजुएला के अंदर जो मादुरो के आसपास के लोग थे, वो सब सीआईए को बिक चुके थे, वो सब सीआईए के अंडर जा चुके थे, सबको सीआईए ने खरीद लिया था। तो मादुरो की पूरी जानकारी उनके पास थी, तो अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला नहीं किया। अगर इसको आप फैक्चुअली देखेंगे तो ये एक रेड थी, एक छापेमारी कार्रवाई थी, छापेमार कार्रवाई। अमेरिका ने रेड किया, मादुरो को गिरफ्तार किया, वहां के डेप्यूटी प्रेसिडेंट को छोड़ दिया, रॉड्रिगेज वहां की प्रेसिडेंट बना दी गई और अमेरिका काम हो गया, अमेरिका वापस आ गया। लेकिन ईरान में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान की ताकत का पहला स्तंभ है उसका मजबूत अंडरग्राउंड मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिडंडेंट कमांड नेटवर्क। मतलब अगर शुरुआती हमले में एक सिस्टम तबाह भी होता है तो दूसरा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, दूसरा तबाह होगा, तीसरा एक्टिव हो जाएगा, तीसरा तबाह होगा, चौथा एक्टिव हो जाएगा। ईरान नक्शे पर बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में हर मोर्चे पर हर मिसाइल साइलोज को ढूंढकर निकालना ये आसान काम नहीं है। दूसरा मोर्चा मिसाइल और स्वॉर्म ड्रोन्स का है, इसके साथ साथ बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें भी हैं, लॉन्ग रेंज के लिए ड्रोन अटैक करने में सक्षम हथियार भी हैं, जो कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पे पैट्रियट और थार्ड को ओवरलोड कर सकता है। ईरान का मकसद सीधे तबाही नहीं है, बल्कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट और थार्ड को ओवरलोड करना है। जब हजारों की संख्या में ड्रोन्स आएंगे तो ये एयर डिफेंस सिस्टम 1 को मार सकते हैं, 2 को मार सकते हैं, 10, 20, 50, 100, 150, 500 को मार सकते हैं, लेकिन सारे नहीं गिरा पाएंगे। इसी को कहते हैं ओवरलोड कर देना, और तब ईरान का अटैक असर दिखाएगा। और कहानी यही खत्म नहीं होती है। तीसरा मोर्चा है प्रॉक्सी वॉर नेटवर्क। लेबनान का हिजबुल्लाह है, यमन के हूती विद्रोही हैं, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया हैं। ईरान इस जंग को अकेले नहीं लड़ना चाहता, लेबनान का हिजबुल्लाह साथ है। और यहां पर भी कहते हैं कि मुस्तफा का ही दिमाग काम कर रहा है। यमन के हूती विद्रोही हैं, ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया हैं, तीनों एक साथ एक्टिव हैं और इन तीनों को कनेक्ट करने का काम भी मुस्तफा ही कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले कैसे होंगे ताकि वॉशिंगटन का फोकस बिखर जाए और खाड़ी देश उससे अलग हो जाएं, ये सारी रणनीति मुस्तफा के ही नेतृत्व में बनाई जा रही है। और इन सब के साथ चलता है एक साइलेंट लेकिन बहुत खतरनाक फ्रंट, साइबर वॉर का। चूंकि मुस्तफा टीचर भी हैं, प्रशिक्षित हैं, अनुभवी सैनिक हैं, जंग लड़ चुके हैं, तो उनको पता है कि कहां कहां घेरा जा सकता है अमेरिका
और इजराइल को इस इलाके में, जब वो उनके इलाके में लड़ाई लड़ने के लिए हैं। ईरान का साइबर नेटवर्क अमेरिकी ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, फाइनेंस और मिलिट्री कम्युनिकेशन को बाधित करने की तैयारी की जा रही है। यानी बिना गोली चलाए सिस्टम को जाम करो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसके बारे में हमने आपको लगातार वर्ल्ड नाउ में जानकारी दी है, जहां से दुनिया के करीब 20% ऑयल निकलता है, गैस यहीं से निकलता है। और अगर इसे बंद किया गया तो पूरी दुनिया चुप होगी, सिर्फ अमेरिका नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। मुस्तफा को भरोसा है कि जब दुनिया खुद अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई रोकने का दबाव डालेगी, तब वो अपनी अगली रणनीति पर काम करेंगे। साफ है, यह प्लान अमेरिका को हराने की बात नहीं करता है। मुस्तफा का यह प्लान अमेरिका को लंबी लड़ाई में फंसाकर आर्थिक राजनीतिक दबाव में थकाने की रणनीति है। यानी ईरान की जंग का सीधा फॉर्मूला है कि जंग एक झटके में नहीं जीती जाती, जंग धीरे धीरे लड़ी जाती है, तरीके से लड़ी जाती है और तलवार पर धीरे धीरे धार चढ़ाई जाती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को और इस्राइल को और नेतन्याहू को अब बहुत तैयार रहना होगा, क्योंकि ईरान के इस नए खिलाड़ी के हाथ में न सिर्फ पूरा पावर है, बल्कि खामेनेई की जगह मुस्तफा अब एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं। अमेरिका बेशक इस्राइल के साथ मिलकर खामेनेई के ऊपर एक्शन ले ले, लेकिन खामेनेई को टेक ओवर करने के लिए मुस्तफा अब ईरान में पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। यानी कि इन दोनों देशों के लिए चैलेंज यहां दोगुनी हो चुकी है। आपको इससे जुड़ी हर एक खबर अपडेट देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर है नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात की। इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया, बहुत कम बार देखा गया होगा कि अमेरिका किसी देश को घेर ले कंप्लीट और हमला ना कर पाए, और उस इलाके में जो सबसे मजबूत देश है सैन्य तौर पर इजराइल, वो अमेरिका से मीटिंग करने के लिए जाए। इससे साफ पता चलता है कि अमेरिका और इजराइल की सांसें अटकी हुई हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होने वाली है। सवाल सिर्फ मुलाकात को लेकर नहीं है, सवाल उस डील को लेकर है जो तेहरान के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दो ऐसे चेहरे जिनके फैसले नक्शे बदलते हैं, जिनकी मुलाकातें दुनिया की कूटनीति को हिला देती हैं, जो मिसाइलों की भाषा पर ज्यादा यकीन रखते हैं। वो ईरान में बैकफुट पर क्यों है, और आखिरकार अमेरिका के 1 महीने के डिप्लॉयमेंट के बाद यह मीटिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? चलिए समझते हैं इस खबर को। मुलाकात क्यों जरूरी है अमेरिका और इजराइल की? ये ईरान अमेरिका में कभी भी जंग छिड़ सकती है, यह बात 100% गारंटीड मानी जा रही है। ईरान को लेकर वॉशिंगटन में ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग होने वाली है। ईरान को लेकर इजराइल ने बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। कतर एयरबेस पर अमेरिकी फौज की हलचल तेज हो गई है। कतर एयरबेस पर अमेरिका के B-52 बॉम्बर उतार दिए गए। जमीन पर बारूद सुलग रहा है, आसमान में B-2 बॉम्बर गरज रहा है, और हर घंटे मौत की खबर आ रही है। यह मुलाकात सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि डिसीजन टाइम है कि आखिर ईरान का क्या किया जाए। अमेरिका ने सब आजमा लिया। अमेरिका ने इजराइल को भिड़ा दिया, अभी 6 महीने पहले भिड़ा था, उसकी बात कर रहा हूं। साम दाम दंड भेद सब लगा दिया, सैनिक घेराबंदी कर दी, सैंक्शंस लगा दिए, ईरान की इकोनॉमी को खत्म कर दिया। हां, ईरान की इकोनॉमी खत्म करने से बात याद आई, ईरान की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, ये इसके बाद की स्टोरी है, जरूर देखिएगा। तो ये जो मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप की और नेतन्याहू की, ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये मीटिंग कहते हैं उस खौफ का असर है जो ईरान ने पैदा किया हुआ है। ये सिर्फ मीटिंग नहीं है, ये युद्ध का फाइनल काउंटडाउन भी हो सकता है। जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये रिस्क असेसमेंट है। आसान भाषा में कहें
तो युद्ध अगर हुआ इस इलाके में तो नुकसान कितना होगा इजराइल और अमेरिका को, इसको एसेस करने के लिए दोनों नेता यहां पर पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए। हालांकि पब्लिक डोमेन में तो कई सारी चीजें हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर वार्ता के बाद तनाव कम नहीं हुआ है, दोनों तरफ से धमकियों का दौर जारी है, बातचीत का दरवाजा अभी भी खुला हुआ है। लेकिन इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर क्यों है? ताकत के लिहाज से देखा जाए, टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इजराइल के पास बहुत उन्नत हथियार और तकनीक है, बहुत उन्नत लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट्स हैं। यहां तक कि ईरान के पास तो कोई मजबूत आधुनिक जनरेशन का कोई फाइटर जेट ही नहीं है। और बताइए, जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल इस पशुपेश में है कि अगर हमने हमला किया और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन आया तो नुकसान कितना होगा। ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से दोनों नेताओं के बीच ये 7वीं आधिकारिक बैठक है। इस मीटिंग को लेकर ईरान भी इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो नेतन्याहू और ट्रंप के बीच बंद कमरे में क्या बात होने वाली है? नेतन्याहू ने अमेरिका से निकलने के पहले कहा कि मैं अब राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने के बाद उनसे मिलने के लिए अपने 7वें दौरे पर अमेरिका जा रहा हूं। बेशक इसमें इजराइल में ट्रंप की यादगार यात्रा और नेसेट में उनका भाषण शामिल नहीं है। मुझे लगता है कि ये बातें अमेरिका के साथ हमारे असाधारण संबंध में अनोखी नजदीकी को दिखाती है और मेरे लिए राष्ट्रपति के साथ और इजराइल के लिए अमेरिका के साथ कुछ ऐसा है जिसकी बराबरी हमारे इतिहास में कभी नहीं की गई है। तो सवाल यह है कि अमेरिका को मनाने गए हैं, हथियार मांगने गए हैं, या फिर हमले के लिए परमिशन लेने गए हैं? कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमले के लिए परमिशन इसलिए चाहिए नेतन्याहू को क्योंकि सैन्य तैनाती अमेरिका की बहुत है। अगर अमेरिका को इस इलाके में इजराइल की वजह से नुकसान हुआ तो इजराइल की पीएम की कुर्सी भी जा सकती है खतरे में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग बताई जा रही है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस्लामिक क्रांति की 47वीं सालगिरह का जश्न भी ईरान में मनाया जा रहा है। ईरान लगातार बाहें फड़का रहा है, कह रहा दम है तो हमला करके दिखाओ। अमेरिका इजराइल कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डील साइन करो, आईसीबीएम मिसाइल डेवलपमेंट बंद करो। ओमान में दूसरे राउंड की मीटिंग की तैयारी हो रही है। ट्रंप नेतन्याहू मीटिंग में मिडिल ईस्ट को लेकर चर्चा भी होगी, जहां पर अमेरिका ईरान टकराव निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की संभावना है। ईरान बनाम इजराइल की तनातनी के बीच नेतन्याहू का अचानक इजराइल छोड़ना बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। खबरों के मुताबिक नेतन्याहू की यात्रा सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है, जिसमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, हिजबुल्लाह और हमास पर शिकंजा और मिडिल ईस्ट में नई पावर पॉलिटिक्स, इन तमाम मुद्दों पर अंदर खाने की बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। इजराइल यह चाहता है कि हर मोर्चे पर ईरान को घेरा जाए। वहीं ट्रंप, जो पहले ही ईरान पर सख्त रुख के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर तेहरान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। तेहरान में भी इस बात को लेकर बहुत अलर्ट है। ईरान जानता है कि अगर अमेरिका और इजराइल की केमिस्ट्री फिर से उसके खिलाफ मजबूत हुई तो वहां सैन्य कार्रवाई शुरू हो सकती है, एक्शन शुरू हो सकती है, क्योंकि एक्शन ही होगा। सैंक्शन तो सारे लिए जा चुके हैं, सैंक्शन के मामले में कुछ बचा नहीं है, अब बारी एक्शन की है। यही वजह है कि नेतन्याहू की यात्रा ईरान के लिए एक डिप्लोमेटिक मूव भी है। आपको यूएसएस अब्राहम लिंकन की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से अमेरिका ने चारों तरफ घेरा हुआ है। नेतन्याहू अमेरिका में है और कोशिश इस बात की है कि किसी भी तरह से ईरान को कंट्रोल किया जाए, जो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, जिससे एक संभावित खतरे का अलार्म बज रहा है। अमेरिका रवाना होने से पहले नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा समेत कई मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन अंदर की खबर यह है कि ईरान को कैसे संभाला जाए, बातचीत सिर्फ इस पर होगी। रिस्क असेसमेंट पर बातचीत होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, नुकसान पर बातचीत होगी, डैमेज कंट्रोल पर बातचीत होगी, ईरान के रिटेलिएशन पर बातचीत होगी। बेशक नेतन्याहू कुछ भी दावा करें कि वो मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा चाहते हैं, वो ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बात करने के लिए जा रहे हैं, वो ईरान के प्रॉक्सीज के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, जबकि अंदर के हालात कुछ अलग हैं। इजराइल ने नेतन्याहू के ऑफिस के हवाले से बताया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के समय के मुताबिक आज रात 9:30 बजे व्हाइट हाउस में मिलेंगे। मीटिंग से पहले या बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया को बयान देने का कोई प्लान नहीं है।
इजरायली मीडिया के मुताबिक प्रधानमंत्री को पहले इस महीने के आखिर में वॉशिंगटन जाना था, लेकिन उनसे ट्रंप के साथ मीटिंग आगे बढ़ाने के लिए कहा गया। इसे कुछ लोग अमेरिका ईरान बातचीत की दिशा को लेकर चिंता के तौर पर देख रहे हैं। अब आप कयास लगाइए कि जो दौरा इस महीने के अंत में होने वाला था, वो दौरा प्रीपोन क्यों कर लिया गया। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू का मानना है कि किसी भी समझौते से न सिर्फ ईरान को न्यूक्लियर हथियारों से फिर से लैस होने की कोशिश से रोका जाना चाहिए, यूरेनियम एनरिचमेंट की किसी भी संभावना को भी खत्म करना चाहिए, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी रोक लगनी चाहिए और यह पक्का करना चाहिए कि बुराई की धुरी द्वारा आतंकवाद को सपोर्ट और फंडिंग बंद हो जाए। पिछले हफ्ते ओमान में ईरान और अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत की, जिसे दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया था। जिस तरह का रुख ईरान का है, जिस तरह का रुख इजराइल का है, जिस तरह का रुख अमेरिका का है, ऐसा लगता है मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। इजराइल और ईरान यहां आमने सामने हैं। इस बात को ईरान ने कभी छुपाया नहीं कि उसके नेता, सर्वोच्च नेता खुले मन से कह चुके हैं कि इजराइल को मिटा देना ही हमारा मकसद है। तो इजराइल को ईरान से खतरा क्यों है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे होती है। सबसे ज्यादा इजराइल जिस बात को लेकर चिंतित होता है वो होता है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से, बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से। इजराइल को कभी मान्यता नहीं देता ईरान, प्रॉक्सी आतंकी समूहों का खुलकर समर्थन करता है, क्षेत्रीय वर्चस्व और विचारधारा की जंग भी है, साइबर अटैक और हैकिंग का खतरा लगातार ईरान से रहता है। इजराइल का सबसे बड़ा डर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इजराइल को शक है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बाद इजराइल पर अटैक कर देगा, या इजराइल इस बात को एसेस करने में भी लगा हुआ है कि कहीं ईरान ने परमाणु बम बना तो नहीं लिया है। और अगर ऐसा है तो फिर इजराइल के लिए इस इलाके में चुनौतियां बढ़ेंगी। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ईरान इजराइल के वजूद को हमेशा खत्म कर देगा। इजराइल ऐसा चाहता है कि वो ईरान के वजूद को हमेशा मिटा दे, क्योंकि ईरान ने बार बार ये कहा है कि परमाणु शक्ति अगर उसे बनना है तो उसे अपने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बनना है। जबकि इजराइल ये कहता है कि जिन प्रॉक्सीज को समर्थन करता है ईरान, उन प्रॉक्सीज के हाथ में अगर ये डर्टी बॉम्ब्स लग गए तो फिर इजराइल का क्या होगा, या फिर ईरान के दुश्मन देशों का क्या होगा। यानी ईरान और इजराइल ऐसे दो दुश्मन जिनके बीच जंग अब सिर्फ दो शब्दों तक सीमित नहीं है, दो नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी आक्रामक रणनीति ने पूरे इलाके को खतरे में डाल दिया है। सीरिया हो या लेबनान, इजराइल पहले भी ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला कर चुका है। यानी अगला निशाना ईरान का या फिर इजराइल का, एक दूसरे के कोई भी देश हो सकते हैं। अब अमेरिकी सैन्य बेस कहां कहां है ये भी देख लीजिए जो ईरान के टारगेट पर है। सबसे पहले तो टर्की का लोकेशन आप देख रहे हैं, इसे इंसरलिक एयरबेस कहते हैं। यह अमेरिका का सामरिक एयरबेस है जहां परमाणु हथियार मौजूद हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद है अरीफजान बेस जो कुवैत में है। 13,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक यहां पर मौजूद है। यह सब दिखाने का मकसद यह है कि ये सब ईरान के मिसाइल रेंज में है और ईरान के पास कोई एक दो मिसाइल नहीं है जिसको इंटरसेप्ट करके खत्म कर दिया जाए। ईरान के पास मिसाइलों की संख्या हजारों में है। अल असद एयरबेस इराक का सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। यहां पर एक और बेस है एरबिल एयरबेस, कुर्दिस्तान नॉर्थ इराक में। एक और एयरबेस है मुवफ्फक साल्ती बेस, जॉर्डन। F-15E स्ट्राइक ईगल यहां विमान तैनात है और ड्रोन हमलों और खुफिया अभियानों का एक अहम केंद्र माना जाता है। एक और एयरबेस है प्रिंस सुल्तान एयरबेस, सऊदी अरब। फिर है अल धफरा एयरबेस, यूएई में। इसके अलावा ओमान सी मस्कट के पास ये एयरबेस है। अब इन बेसेस को आप देख लीजिए, जितने रेड बेसेस आप देख रहे हैं इस पूरे मिडिल ईस्ट में, सब टारगेट पर हैं ईरान के। और इसलिए इजरायली पीएम नेतन्याहू मौजूद हैं अमेरिका में कि इजराइल अपनी रक्षा करे तो करे, साथ ही इनकी रक्षा भी सुनिश्चित करें। डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने पूछा हो आपके पास क्या ऑप्शन है। हम तो ऑप्शन से बाहर हैं, हमारी मौजूदगी वहां पर सिर्फ एयरक्राफ्ट करियर और सैन्य बेसिस को लेकर है। और ईरान जैसे देश से जंग लड़ना सिर्फ एयरक्राफ्ट करियर के भरोसे बहुत मुमकिन नहीं है। इसलिए हो सकता है कि इजराइल से कुछ प्लान मांगा गया हो।
और इजराइल और अमेरिका के बीच इसी बात को लेकर मीटिंग होने वाली है। एक बात तो साफ है कि ईरान की सैन्य तैयारी और ईरान की रणनीति से अमेरिका और इजराइल दोनों सहमे हुए हैं, दोनों रणनीति बना रहे हैं। लेकिन अगला कदम क्या होगा इजराइल का, अमेरिका का, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक सिर्फ बयान आ रहे हैं और ईरान मैक्सिमम रेजिस्टेंस वाली नीति पर चल रहा है। इस खबर पर हमारी नजर आएगी। मीटिंग के बाद का अपडेट भी हम आपको देंगे कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में क्या बातचीत हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। डोनाल्ड ट्रंप पर तेहरान सख्त है। खामनेई ने अपनी शर्तें अमेरिका को सुना दी हैं, लेकिन इसके बाद क्या? ईरान पर तुरंत हमला करो, यह कौन कह रहा है? अमेरिका ईरान के तनाव के बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आई जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख गई। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना ईरान को घेरे हुए है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है दम है तो हमला करो। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। ईरान में सत्ता के खिलाफ जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से वहां आंतरिक अशांति है, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं और हालात बहुत खराब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो वो हमला करने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। ईरान के लोगों का कहना है कि उन पर दमन की नीति जारी है, अमेरिका को तुरंत हमला करना चाहिए। और इसी से जुड़ा एक ईरानी प्रदर्शनकारी का वीडियो भी सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की इस स्थिति के लिए क्या वाकई ईरान ही जिम्मेदार है या ईरान के साथ साथ या ईरान से ज्यादा अमेरिका जिम्मेदार है? पहले उस वीडियो की बात, उसके बाद ईरान के हालात की बात, जिसके लिए मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि यूएस रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पहले ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें अपील की गई कि अमेरिका को तुरंत हमला कर देना चाहिए, वीडियो 10 मिनट 44 सेकंड का है। इसमें हमीदी नाम का एक युवक कह रहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन को बेरहमी से कुचला जा रहा है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उसने दावा किया कि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत में उसने कहा कि अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद अब मैं जीवित नहीं हूं। हामिदी ने कहा कि ईरानी जनता ने ट्रंप पर भरोसा किया, वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, लेकिन हथियारबंद सुरक्षा बलों के सामने आम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप के बिना ईरान में बदलाव संभव नहीं है और अमेरिका का सैन्य दबाव ही आखिरी उम्मीद है। वीडियो में उसने ईरान के निर्वासित शहजादे रिजा पहलवी का समर्थन किया और विपक्षी गुटों से आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होने की अपील की। उसने कहा कि ईरान के लोग बेहद निराश हैं और उनका कोई भविष्य नजर नहीं आता। वीडियो के अंत में फारसी भाषा में उसने कहा कि ईरान के लोग बहुत अकेले हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, ईरान जिंदाबाद। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो पोस्ट करने के बाद हमीदी ने आत्महत्या कर ली। यह घटना ऐसे समय में हुई जब ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने दमन तेज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के संकेत भी ईरान दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं, मिसाइलों की धमकी है, प्रतिबंधों की मार है, बयानबाजियों का जहर है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि ईरान के अपने ही हालात से है। कहते हैं ईरान के शहरों में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, रोटी कपड़ा मकान के लाले हैं, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ईरान की अगर स्थिति देखी जाए तो ईरानी मुद्रा में बहुत भयंकर गिरावट है। $1 की कीमत 2.5 लाख रियाल के करीब है। $1 की कीमत। ईंधन की और खाने पीने की कीमतें आसमान में। शहर शहर विरोध प्रदर्शन है, सुरक्षा बलों की सख्ती देखी जा रही है। इंटरनेशनल सैंक्शंस, अमेरिका के सैंक्शंस का बहुत इंपैक्ट हुआ है वहां की अर्थव्यवस्था में। वहां की अर्थव्यवस्था बहुत प्रेशर में है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दर्शकों से, क्या ईरान के इस हालात के लिए खुद ईरान जिम्मेदार है या अमेरिका जिम्मेदार है? किसी भी देश पर सैंक्शन लगाने वाला अमेरिका कौन होता है? तेल ईरान का, पैसा ईरान का, चीजें ईरान की, कारोबार ईरान का, फिर सैंक्शन अमेरिका का क्यों?
दिसंबर 2025 के बाद से ईरान में तेजी से हालात बिगड़ते चले गए। ईरानी मुद्रा रियाल की ऐतिहासिक गिरावट ने देश को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई थी। हालांकि इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया और वो तस्वीर सामने नहीं आ पाई। प्रोटेस्ट की स्थिति आप देख रहे हैं। इसकी वजह की यह है कि आज स्थिति यह है कि $1 के बदले 2.5 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें हैं। इकोनॉमिकली कोलैप्स होने की वजह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे टॉप पर है अमेरिकी सैंक्शन। ईरान में हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान में बहुत सादगी थी, टूरिज्म बहुत टॉप पर था। आधे से ज्यादा इजरायली छुट्टी मनाने के लिए ईरान जाते थे। अमेरिका का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ईरान हुआ करता था। लेकिन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली बार प्रदर्शन में लॉन्ग लिव शाह जैसे प्रो मोनार्की स्लोगन्स इस बार सुनाई दिए। 1979 के बाद से ये प्रदर्शन तब भड़का जब लोगों को सरकार का विकल्प मिलना मुश्किल हो गया और अमेरिका ने इतने ज्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगाए जिसकी वजह से ईरान इकोनॉमिकली दम तोड़ने के कगार पर है, जिसमें यूएन के सैंक्शन, वेस्टर्न सैंक्शन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंपोर्ट पर सब्सिडी खत्म करने जैसे सरकारी फैसलों ने हालात को और खराब कर दिया। खामेनेई के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसका असली कल्प्रिट कौन है, असली गुनाहगार कौन है, असली दोषी कौन है। 28 दिसंबर 2025 ये वो तारीख थी जब इस प्रदर्शन की, इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जिसमें 40,000 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 29 दिसंबर 2025 प्रदर्शन देश के कई शहरों में फैल गई। 30 दिसंबर 2025 ये प्रदर्शन और बड़ा होता चला गया, इसमें यूनिवर्सिटीज भी आ गई। 31 दिसंबर 2025 11 राज्यों में हिंसा फैल गई, कई नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। 1 जनवरी पर जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी तो ईरान में खून खराबा हो रहा था। 2 जनवरी को लोरडेगन और कुशत में हिंसक झड़प हो गई, 6 लोगों के मारे जाने की खबर आई। 3 जनवरी 2026 को आंदोलन का सबसे उग्र रूप देखा गया, जिसमें 25 प्रांत इस आंदोलन की आग में जले। 4 जनवरी 2026 तेहरान समेत कई शहर सुलगते हुए नजर आए। 5 जनवरी 2026 यूनिवर्सिटी बना विरोध का केंद्र और 27 प्रांतों में 250 से ज्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट हुए और ये सिलसिला जारी है और यूं ही चलता रहा। इस बीच अमेरिका इस पूरे मूवमेंट के बीच में कूदता है और कहता है कि आप प्रदर्शन करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इसकी वजह से, ट्रंप की इस एक अपील की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान बहुत खुशहाल मुल्क हुआ करता था। ईरान के वेस्टर्न कंट्री से, इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। ये मिडिल ईस्ट की ताकत माना जाता था। लेकिन आज सड़कों पर गुस्सा है, युवाओं में मायूसी, सरकार के खिलाफ आवाजें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। अमेरिका से टकराव ईरान की रणनीति हो सकती है, लेकिन अंदरूनी संकट ईरान की इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी भी है और कमजोरी भी है। अब सवाल आता है कि इसका असली कल्प्रिट कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई ईरान इसके लिए जिम्मेदार है या फिर असली गुनहगार अमेरिका है? अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। ईरान का जो मेन प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसको बेचने पर रोक लगा दी। ईरान को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी। और जिस परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने की जिद आज अमेरिका लिए बैठा है, वो परमाणु कार्यक्रम सबसे पहले लेकर कौन गया था ईरान में? वो परमाणु कार्यक्रम सबसे पहले लेकर जाने वाला मुल्क अमेरिका ही था। तो क्या अमेरिका पूरी तरह दोषी नहीं है या सिर्फ
ईरान की हुकूमत पर यह सारी बातें छोड़ दी जाए और ये कहा जाए ईरान ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। यानी अमेरिका जहां जी चाहे, जब जी चाहे, जैसे जी चाहे उस मर्जी से वो सैंक्शंस लगाए, टैरिफ बढ़ाए, टैरिफ घटाए, टैरिफ हटाए, प्रतिबंध लगाए, ऑयल शिप्स पर कब्जा करे, कंटेनर्स पर कब्जा करे, कंपनीज को ब्लॉक कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर की मोनोपोली है। और एक देश जो कि कच्चे तेल में सबसे समृद्ध होते हुए भी आर्थिक तौर पर टूट जाए, क्यों? क्योंकि अमेरिका को पसंद नहीं है, अमेरिका को उस देश का तेल चाहिए। और ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं, आप तय कीजिए कि ईरान की इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, वर्ल्ड नाउ के बाद आप देखिए सबका हिसाब होगा और इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।